हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 23 फरवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है शुड इंडिया हैव रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें हम रीजनल बेंचेस होना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे। आर्टिकल 130 के बारे में बात करेंगे जो प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो भी द हिंदू में आया है। आर्टिकल है आर इंटरपोल नोटिसेस बीइंग पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से। इंटरपोल के बारे में हम इसमें बात करेंगे। जो इंटरपोल के नोटिसेस हैं, अलग अलग कलर के 7 कलर के नोटिसेस होते हैं, इसमें रेड एंड ब्लू के बारे में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है कीरू हाइडल प्रोजेक्ट। फोकस ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट सत्यपाल मलिक। कीरू हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कौन सी रिवर पे है, कौन से स्टेट में है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे, कौन बना रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई है, और आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है शुड इंडिया हैव रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में अभी तक नहीं पूछा गया और कई साल से न्यूज़ में है। रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके अलग अलग ओपिनियन है, उस पे हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 130 की बात करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जिसके थ्रू रीजनल बेंचेस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। शुरू करते हैं आर्टिकल। अलग अलग ओपिनियन दिए हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया हुआ है। आप लोग जो है सिंपल इसे प्रॉज एंड कॉन्स के 2 कॉलम बना लो। ठीक, जो पॉइंट फेवर में होंगे उसे प्रॉज में लिख लेना, जो अगेंस्ट में होंगे उसे कॉन्स में लिख लेना। किसके? रीजनल बेंचेस के। ठीक, अलग अलग ओपिनियन यहाँ दिए हुए हैं। जस्टिस गोविंद माथुर जी जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इनका ओपिनियन है, और संजय घोष जी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं बेस्ड इन दिल्ली, इनका ओपिनियन लिया गया है। न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझते हैं, और क्यों इतना चांसेस हैं इस बार आने के। क्योंकि रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सनल ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है कि लॉ मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर ली है रिकमेंडेशन टू इस्टेब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अक्रॉस इंडिया। जो रीजनल बेंचेस हैं उसको पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश करने की जो रिकमेंडेशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन जो एपेक्स कोर्ट है वो कंसिस्टेंटली रिजेक्ट कर रहे हैं इस आइडिया को, और मैटर अभी सब जुडिश है, मतलब जुडिशरी के अंदर है। चूँकि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है रीजनल बेंचेस के आइडिया को, तो आपको 100%, 100 मतलब 110% यहाँ पर आपको इस बार मेंस में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न आर्टिकल 130 की बात करते हैं, जिसके थ्रू जो है हम रीजनल बेंचेस क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन अदर प्लेसेस और द प्लेसेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम अपॉइंट। आर्टिकल 130 में क्लियर कट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे दिल्ली या फिर किसी और जगह पे बैठाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे? प्रेसिडेंट से। और प्रेसिडेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन आपको प्रेसिडेंट ही लिखा होना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा रहेगा तो उससे काम नहीं चलेगा, वो गलत कहलाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल में लिखा रहता है वही फाइनल आंसर होता है, भली एड एंड एडवाइस किसकी हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हो। ठीक है, तो प्रायर प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की कहीं पर भी जो है सिटिंग कर सकते हैं, किसी भी प्लेसेस में, दिल्ली के अलावा भी। इसी के थ्रू हम रीजनल बेंचेस की बात कर रहे हैं। इसको क्या किया जाए, अलग अलग लोकेशन पे सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस खोली जाए, जैसे कि दिल्ली में तो है ही, बेंगलोर में, चेन्नई में, और कोलकाता में। इससे क्या होगा यार, एक्सेस टू जस्टिस मिलेगी लोगों को, आसानी से लोग जो है एक्सेस कर पाएंगे, कोर्ट में जा पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट में है तो इतने सारे हाई कोर्ट, क्यों अलग से रीजनल बेंचेस खोलने की ज़रूरत है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में यहाँ पर दिए हुए हैं उसी में हम जो है आपके सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है
2011 की एक स्टडी के हिसाब से ये पाया गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो आते हैं वो हाई कोर्ट से आते हैं विच इज़ क्लोज टू दिल्ली। जो दिल्ली के आसपास के हाई कोर्ट हैं सिर्फ वहीं से सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम पिटिशंस आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आते हैं। जो साउथ के स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ के हाई कोर्ट से इतनी ज़्यादा पिटिशन फाइल नहीं होती है। तो ये जो जोग्राफिकल बायस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर रीजनल बेंचेस खोली जाए तो। क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है कि रीजनल बेंचेस को अगर हम खोलते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो क्या जोग्राफिकल बायस को कम किया जाएगा और इंडियंस को एक्सेस टू जस्टिस आसान किया जा सकता है। अब दो अलग अलग ओपिनियन है। पहला ओपिनियन जस्टिस गोविंद माथुर जी का है। इनका कहना है कि जब मैं अपने पद पे था तब मैंने इस आइडिया को अपोज किया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने कहा था कि इट कुड लीड टू मोर डाइवर्जेंट व्यूज़ एंड एडवर्सली अफेक्ट आवर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो ये कॉन्स में आ जाएगा। क्या कौन सा है, अगर आप रीजनल बेंचेस खोलते हो तो वो बहुत सारे डाइवर्जेंट व्यूज़ को लीड करेगा, है ना, उससे बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट व्यूज़ आएंगे और उससे हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। अब आप बोलोगे कैसे, यार बेंगलोर में सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, ठीक, रीजनल बेंचेस बनाई गई है, उसके अलावा चेन्नई में है, कोलकाता में है, फॉर एग्जांपल ये सब दिल्ली में। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग डिसीज़न आ रहे हैं सेम चीज़ों को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर। फॉर एग्जांपल कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को रद्द कर दिया, किसी बेंच ने जो है बोला कि नहीं ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो भाई माने किसका, सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन तो पूरे इंडिया में होता है। हाई कोर्ट का तो आप एक बार बोल भी सकते हो कि हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन हो रहे हैं। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट है, तो ऐसे में डाइवर्जेंट व्यूज़ आएंगे, अलग अलग डिसीजंस आएंगे, तो कन्फ्यूजन बढ़ सकता है और हमारे जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको ये एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो इनका कहना है कि मुझे ये लगा कि कॉमन पीपल की आई से अगर देखा जाए तो रीजनल बेंचेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लिटरेसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पीपल जो है आर लेस विलिंग टू एक्सेप्ट आर्बिट्री एंड अनजस्ट एक्शन ऑफ द स्टेट। और वो जस्टिस चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि जो आर्बिट्री एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जा रहा है वो लिया जाए। अब पहले जैसा नहीं रहा सहने वाला, अब सीधे जुडिशरी में क्या करते हैं लोग, अप्रोच करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक्सेस टू जस्टिस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और रीजनल बेंचेस अगर होगी सुप्रीम कोर्ट की तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रोच करेंगे और उन्हें एक्सेस टू जस्टिस मिलेगा। ठीक, साउथ के स्टेट क्यों नहीं कर पाते यार, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, होटल में रुकना पड़ता है कई दिनों तक, कितने समय तक केस चलेगा कोई भरोसा नहीं है, लॉयर की कॉस्ट और बढ़ जाती है। ठीक, तो ये सारे इश्यूज आते हैं, इसलिए बहुत सारे जो साउथ के हाई कोर्ट के केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं पाते। तो एक्सेस टू जस्टिस बहुत कॉस्टली होता है, अगर रीजनल बेंचेस खोल देंगे तो एक्सेस आसान हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा जो प्रॉज में आ जाएगा। ठीक है, एक कॉन्स में आ गया, एक प्रॉज में आ गया। संजय घोष जी का क्या कहना है, इनका क्लियर कट है कि ये इम्बैलेंस है, इसको तो आप रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते रीजनल बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करके, इस्टेब्लिश करके, ये तो पॉसिबल नहीं है। उल्टा इनका ये भी कहना है कि इससे जो है ईजियर एक्सेस टू जस्टिस होगी तो बहुत सारी फालतू की पिटीशन भी फाइल की जाएगी, खूब सारी फ्रिवलस पिटीशन फाइल की जाएगी, ये आपका कॉन में आ जाएगा। ठीक है, जिससे जो पेंडेंसी है उल्टा बढ़ जाना है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू आप ऐसी पिटीशन को स्क्रूटिनाइज करें विद बिफोर एक्सेप्टिंग और एडमिटिंग इन द टॉप कोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन है, इवन इंटरव्यू का भी। ठीक, जो वर्चुअल कोर्ट है उसका क्या फ्यूचर है, उसके क्या प्रॉज हैं, उसके क्या कॉन्स हैं। क्या वो वर्चुअल कोर्ट्स है ना जो पेंडेमिक के समय में आए थे, जिसमें ऑनलाइन पिटीशन जो है डिस्पोज की जा रही थी, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, क्या वो रीजनल बेंचेस का अल्टरनेटिव बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल में चला है, ऑनलाइन भी जो है पिटीशन ले और ऑफलाइन भी जो है डिस्पोज करे, क्या ये पॉसिबल है। इसके थ्रू भी तो सेम चीज़ें होंगी, एक्सेस टू जस्टिस बढ़ेगी, मद्रास हाई कोर्ट से जाना नहीं पड़ेगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा, हीयरिंग भी ऑनलाइन हो जाएगी। तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है आगे चल करके, क्या हमें ये फीचर देखने को मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट में, वर्चुअल कोर्ट्स होंगे परमानेंटली या नहीं, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो जो पहला ओपिनियन है
वो क्या है कि जो चीफ जस्टिस हैं हमारे, उन्होंने इंडिकेट किया है कि कोर्ट्स को शिफ्ट होने की ज़रूरत है वर्चुअल हीयरिंग्स में, है ना। तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन आज भी ऐसे कई सारे फोरम हैं, जैसे कि कैट हो गया, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हो गया, ये वर्चुअल फैसिलिटीज़ अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट कई ऐसे जजेस होते हैं जो फिज़िकल प्रेजेंस चाहते हैं लॉयर की, उनको अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें फिज़िकली होना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली हम जो है क्या कर सकते हैं, जो प्रिलिमिनरी और एडमिशन हीयरिंग है उसे वर्चुअली कंडक्ट कर सकते हैं, और जो फाइनल हीयरिंग है उसे फिज़िकली कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये मॉडल अपनाया जा सकता है। जो जस्टिस माथुर हैं वो थोड़ा यहाँ पर अलग व्यू रखते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि ये जो हाइब्रिड हीयरिंग है ये अल्टरनेटिव नहीं हो सकते रीजनल बेंचेस का। टेक्नोलॉजी अच्छी बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कोर्ट मैनेजमेंट के लिए, हैंडलिंग द केस फ्लो के लिए, लेकिन ये वायबल सॉल्यूशन नहीं हो सकते जुडिशियल एडजुडिकेशन के लिए, मतलब हीयरिंग वगैरह करने के लिए सही नहीं है। बाकी चीज़ें आप सब कुछ उसमें टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, लेकिन फिजिकल हीयरिंग के अपने एक मायने होते हैं। वो क्या करती है, मेंटेन्स द ऑब्जेक्टिविटी विथ रिगार्ड टू द प्रपोजिशन एडवांस बिफोर द कोर्ट, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिविटी भी जो है इंश्योर करती है। अगर ओपन कोर्ट सिस्टम होता है तो जज भी जो है एप्रोप्रिएट एटीट्यूड मेंटेन करते हैं। उसके अलावा जो लॉयर होता है वो भी एक एप्रोप्रिएट एटीट्यूड मेंटेन करते हैं, डेकोरम मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा जो प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स होती है, लिटिगेंट्स होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं, है ना, उससे भी जो जज होते हैं विदाउट एनी फियर और फेवर काम कर सकते हैं। तो ये इनका तो क्लियर कट मानना है कि सिर्फ इसे एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस में ही यूज़ करना चाहिए। ये आप लोग वर्चुअल कोर्ट के अगेंस्ट में पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। दोनों ही मैंने आपको व्यूज़ बता दिए, ये अपने आप में एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रीजनल बेंचेस हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाए, और वो जितने भी अपीलेट केसेस हैं, अपीलेट मतलब जो अपील होकर आए हैं, जो सिविल केसेस हैं, वो सारे के सारे कौन डिस्पोज करेगा, जो रीजनल बेंचेस हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली की बेंच है, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ले। लेकिन अगर आप पिछले साल देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 20 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुने थे, और उसमें से 18 के जजमेंट उन्होंने दे दिए। तो क्या ये जो है कंसर्न स्टिल वैलिड है, क्या ये होना चाहिए? तो जस्टिस माथुर का कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि लास्ट ईयर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उस पर निर्भर करती है, ठीक। लेकिन अगर आप ओवरऑल डिस्पोजल रेट की बात करेंगे तो ये तो नेग्लिजिबल है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें से 60,000 केसेस सिविल वाले हैं। सिविल मतलब जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, है ना, ये छोटे छोटे जो केसेस हैं ये अभी भी पेंडिंग हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुप्रीम कोर्ट जो है क्या नहीं कर पा रहा है, रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसमें जस्टिस नहीं दे पा रहा है, और ये कई सारे छोटे छोटे केसेस उसका बर्डन जो है सुप्रीम कोर्ट पे आ रहा है। इसलिए जो रीजनल बेंचेस हैं वो इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही थी, ये सिविल विविल जो भी केसेस हैं ये ले लें, और जो दिल्ली के ब्रांच है वो केवल और केवल क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को ही डिस्पोज करें। The establishment of regional benches will increase the number of judges as well as lawyers। तो ये जो इतने सारे केसेस हैं इसको डिस्पोज करने के लिए हमें जजेस की ज़रूरत है, और रीजनल बेंचेस अगर इस्टेब्लिश की जाएगी तो जजेस भी बढ़ेंगे, लॉयर्स भी बढ़ेंगे, तो हम जो है ये केसेस को क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। दूसरा ओपिनियन क्या है, जो संजय घोष जी हैं, जो लॉयर हैं, उनका ये कहना है कि इंडिया जो है फ्रांस से इंस्पिरेशन ले सकता है और एक सेपरेट कोर्ट ऑफ अपील एंड कोर्ट ऑफ कैसेशन इस्टेब्लिश कर सकता है, जो कि लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया था 95th और 229th रिपोर्ट में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे कोर्ट ऑफ अपील हैं वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस होते हैं उसे ही क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, और बाकी जो कोर्ट ऑफ कैसेशन होंगे वो बाकी केसेस क्या करेंगे, डील करेंगे, जैसे कि ओवर ट्रांसफ़र पिटीशन हो गया, आर्बिट्रल अपील्स हो गई, ठीक है। ये जो छोटे मोटे केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, इसे कोर्ट ऑफ कैसेशन
जो है डील करेंगे, डिस्पोज करेंगे। तो अलग ही बना देना चाहिए इनके हिसाब से, अलग दो, सुप्रीम कोर्ट को ही दो भागों में डिवाइड कर देना चाहिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट को एक जो होंगे कुछ जजेस को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुनने के लिए रखना चाहिए, बाकी जो जजेस हैं उनको हमें बाकी जो केसेस हैं सिविल रिलेटेड या क्रिमिनल रिलेटेड जो केसेस हैं उसे डिस्पोज करने के लिए रखना चाहिए। ये जो है दूसरा ओपिनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, opponents argue that regional benches are likely to contribute to a growing body of conflicting precedents resulting in increased litigation। जो रीजनल बेंचेस हैं इसके हमने पहले ही कॉन्स में बात की थी कि अलग अलग जो है रीजनल बेंच के अलग अलग डिसीजन आएंगे, कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आएंगे, कन्फ्यूजन बढ़ेगा, तो इससे अल्टीमेटली लिटिगेशंस ही बढ़ेगी। तो ये कॉन्स तो है ही। क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो जो संजय घोष जी हैं उनका ये कहना है कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने ऊपर सजेशन दिया था कि परमानेंट अपीलेट कोर्ट बना दिया जाए जो कि मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस डिस्पोज कर रहे हैं, और दूसरा कैसेशन जो कोर्ट हैं वो बना दिए जाएं, ठीक। तो कैसेशन और परमानेंट अपीलेट कोर्ट, कैसेशन सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस डिस्पोज करेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इनके जो जजमेंट होंगे उसी का यूज़ करेंगे क्योंकि जजेस तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। बस कुछ जजेस को कैसेशन में लगा के रखा जाएगा, कुछ जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसे हम अपीलेट कोर्ट में रखेंगे, परमानेंट अपीलेट कोर्ट में, ठीक। तो कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आने के चांसेस ऑलमोस्ट कम है अगर हम इसको फॉलो करते हैं। तो जो हमारे जस्टिस माथुर जी हैं उनका क्या कहना है, वो इससे एग्री ही नहीं करते। उनका ये मानना है कि बहुत सारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा बेंच है। फॉर एग्जांपल एमपी की बात करूं तो एक बेंच जबलपुर में है, एक बेंच इंदौर में है, ग्वालियर में है, ठीक है। अलग अलग बेंचेस आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर कभी कन्फ्लिक्टिंग डिसीज़न हमें देखने के लिए नहीं मिले हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, जजेस अपडेटेड होते हैं, कौन से डिसीज़न आ रहे हैं कौन से डिसीज़न नहीं आ रहे हैं, तो उससे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। इवन लॉयर्स भी तो हैं, उनके ऊपर भी तो आप सवाल उठा रहे हो। लॉयर्स भी जो है सारे जजमेंट को रिफ़र करते हैं जो कि अप्रोप्रिएट होते हैं, रेफरेंस लेते हैं, साइट करते हैं। तो लॉयर का काम ही है जजेस को बताना कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसके हिसाब से देखो ये होना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। इतने सारे हाई कोर्ट की बेंच होने के बावजूद भी हमें बहुत कम कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन देखने के लिए मिले, तो वो इससे सहमत नहीं हैं। और उनका ये मानना है कि अगर हमें इस तरह के डिसीजन देखने मिलते हैं ये जनरली ड्यू टू लैक ऑफ जुडिशियल डिसीजन या डिसिप्लिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डू यू थिंक लॉयर्स हु कैन नॉट अफोर्ड टू रीलोकेट टू दिल्ली are disproportionately impacted by the location of Supreme Court and often bear the brunt of miss opportunities। ऐसे कई लॉयर हैं जो दिल्ली शिफ्ट नहीं हो सकते साउथ स्टेट के, या उन्हें लगता है कि वो ऊपर नॉर्थ के कल्चर में नहीं आ पाएंगे, तो इस कारण से वो अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल सही है। ऐसे कई लॉयर हैं जो कि लोकेशन के कारण सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो संजय घोष जी हैं उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं रीजनल बेंचेस के, वो कौन है, वो बार है सुप्रीम कोर्ट की, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट की बार है, बार बेसिकली लॉयर का एक यूनियन टाइप का है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है, ठीक। तो जो बार है सुप्रीम कोर्ट का बार है, इसमें देखोगे आप तो जनरली जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं वही इसमें रहते हैं और आसपास के जो रीलोकेट हो सकते हैं वही होंगे। तो ये जो बार सुप्रीम कोर्ट का बार है ये बिल्कुल नहीं चाहते कि रीजनल बेंचेस बने। इससे जो बार है उसका बाल्कनाइजेशन हो सकता है। और लेकिन अगर देखें तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट रीजनल बेंचेस की बात करें तो इससे जो है डेमोक्रेटाइजेशन हो सकता है बार का, और बाकी लोगों को भी बार मेंबर बनने का जो है सौभाग्य मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चाहे वो साउथ के हो या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के। तो ये जो है एकदम सही बात है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जो है रीजनल ब्रांचेस के आप उसमें प्रॉज में लिख सकते हैं कि सारे लोगों को, लॉयर्स को, हर जगह के लॉयर को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एट प्रेजेंट द SPL स्पेशल लीव पेटिशन कौन से आर्टिकल में दी हुई है, आर्टिकल 136 में, कॉन्स्टिट्यूट ओवर 90% ऑफ सुप्रीम कोर्ट डॉकेट, ठीक है। तो SPL के अंदर 90% जो केसेस होते हैं वो SPL से ही सुप्रीम कोर्ट लेता है। डज द लेमेडी राइड इन ब्रिंगिंग रिफॉर्म इन हाई कोर्ट इंस्टेड ऑफ एस्टेब्लिशिंग regional benches? For instance, should the Supreme Court only admit SPL where the concerned High Court have granted certificate for the leave to appeal? ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है
कि 90% जो केसेस हैं वो एसपीएल के थ्रू आते हैं। एसपीएल में सुप्रीम कोर्ट केसेस लेती है। तो क्या हमें हाई कोर्ट में रिफॉर्म करने की ज़्यादा ज़रूरत है जिससे हम पेंडेंसी को कम कर सकते हैं? तो हाई कोर्ट में रिफॉर्म करने की तो ज़रूरत है ही। एक जो है रिफॉर्म इसमें दिया हुआ है कि आप हाई कोर्ट में जो है सबसे पहले एसपीएल के लिए आपको हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। अगर आप हाई कोर्ट में सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ इनकी पिटीशन ले ली जाए, तब फिर जो है जुडिशरी उनकी पिटीशन एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद भी देखेगी, उसी के बाद जो है एक्सेप्ट करेगी अंडर एसपीएल स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। आंसर क्या है जस्टिस माथुर जी का? उनका आंसर है कि भाई सिर्फ हाई कोर्ट में ही क्यों रिफॉर्म करने की बात कर रहे हो, आपको पूरा जो कोर्ट सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, नंबर ऑफ़ जजेस बढ़ाने की ज़रूरत है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर हम कुछ रीजनल बेंचेस इस्टेब्लिश कर भी देते हैं, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ना कुछ पावर रिटेन रहना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 31 के अंदर जो डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स हैं और डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट है, इसका जो एक्सक्लूसिव राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए। इसके अलावा जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकता है। और जो रिट पिटीशन है अंडर आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये सारी चीज़ों के स्पेशल राइट सुप्रीम कोर्ट के पास ही होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट एसपीएल लेने के लिए है ना, जो स्पेशल लीव पिटीशन है उसके लिए हाई कोर्ट के पास जाने की जो ज़रूरत है उसको नहीं करना चाहिए। अननेसेसरली बर्डन बढ़ जाएगा लोगों के ऊपर, एक्सेस टू जस्टिस और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अगर इतने तामझाम करेंगे तो लोग और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं आएंगे। तो पेंडेंसी हमें कम करनी है, पर ऐसा नहीं करना है कि लोगों को ही आप डिस्करेज करो कि सुप्रीम कोर्ट आ ही मत। वहाँ जाने के लिए उसके पहले की प्रोसीजर ही पनिशमेंट है। ठीक, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर इंटरपोल नोटिसेस बीइंग पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। जीएस टू पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। इंटरपोल के ऊपर इस बार आपको क्वेश्चन दिख सकता है। इस आर्टिकल में हम लोग जो नोटिसेस हैं जो इशू करता है इंटरपोल उसके बारे में बात करेंगे। 7 तरह के नोटिसेस इशू करता है। रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज एंड पर्पल। ये नोटिसेस अलग अलग कलर के, इसके अलग अलग मायने होते हैं। रेड और ब्लू के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि जो नोटिसेस हैं उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा है मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। और डायरेक्टली आपको इंटरपोल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनली नोन एज इंटरपोल, कंप्राइजिंग 194 मेंबर, 194 मेंबर इस कंट्रीज़ हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल एज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क टू एनेबल नेशनल पुलिस फोर्स टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम। इंडिया की तरफ से सीबीआई जो है पार्टिसिपेट करता है इंटरपोल में। ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क है जिसके थ्रू जो नेशनल पुलिस फोर्स है वो ट्रांसनेशनल क्राइम को कॉम्बैट करने का काम करती है। ट्रांसनेशनल मतलब एक दूसरी कंट्री से रहकर एक कंट्री में मान लो अटैक हुआ, जैसे ओसामा बिन लादेन ने किया था, तो ये ट्रांसनेशनल क्राइम है जो बाउंड्री के बाहर से किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए इंटरपोल जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसमें कुछ कंसर्न रेज किए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि मिसयूज़ ऑफ इंटरपोल नोटिस सिस्टम हो रहा है, स्पेशली द इशुएंस ऑफ द ब्लू कॉर्नर नोटिस विच आर लेस स्क्रूटनाइज देन देयर रेड कॉर्नर नोटिसेस। जो ब्लू कॉर्नर नोटिसेस हैं उसका बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं मेंबर कंट्री। वो टारगेट कर रहे हैं जो पॉलिटिकल रिफ्यूजीज़ हैं या फिर जो डिसिडेंट्स हैं, जो बाहर देश के लोग बाहर जाके इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको जो है टारगेट किया जा रहा है इन नोटिसेस के थ्रू। ठीक, अब बात कर लेते हैं ब्लू कॉर्नर नोटिस होता क्या है। ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज इंक्वायरी नोटिस, अलाउ पुलिस फोर्सेज इन मेंबर स्टेट to share critical crime related information such as obtaining person's criminal record, location or having his or her identity verified among other। जब भी मान लीजिए ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू होता है तो जो है क्या किया जा सकता है, जो पुलिस फोर्सेस हैं वो मेंबर स्टेट से
हाँ, जहाँ पर ये पर्सन रहता था उससे उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है मांग सकती है, उसकी लोकेशन अगर पता है तो मांग सकती है। ये सारी चीज़ें मांगने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया जाता है। जैसे कि जनवरी 2020 में जो गॉडमैन नित्यानंद है जो कि फ्यूजिटिव था, उसके अगेंस्ट इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया था। अब रेड और ब्लू कॉर्नर में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। तो रेड कॉर्नर नोटिस है क्या? इट इज़ इशूड बाय द मेंबर स्टेट टू अरेस्ट अ वांटेड क्रिमिनल थ्रू एक्सट्रेडिशन और एनी अदर सिमिलर लॉफुल एक्शन। मान लीजिए कोई पर्सन जो कि भाग गया है ना, क्राइम करके दूसरे देश में, और यहाँ पर वो कन्विक्ट हो गया है, उसको जो जुर्म था उसका वो कन्विक्शन हो चुका है, उसे मान लिया गया है कि उसी ने ये क्राइम किया था। तो उसके बाद उसको अरेस्ट करवाने के लिए जो मेंबर स्टेट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है इंटरपोल से कि आप क्या करिए, इसके अरेस्ट करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस को इशू करिए। अगर रेड कॉर्नर नोटिस इशू होगा तो क्या हो सकता है, एक्स्ट्रेडिशन, या तो उसे देश में लाया जाए और अरेस्ट किया जाए, या फिर वहाँ जिस भी मेंबर स्टेट के पास वो है जहाँ पर ये रेड इशू जो है, रेड नोटिस इशू किया है, और वहाँ पर अगर वो रह रहा है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उसको अरेस्ट कर सकती है तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो ब्लू कॉर्नर नोटिसेस होते हैं वो कब इशू किए जाते हैं, बिफोर फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, लेकिन जो रेड कॉर्नर नोटिस हैं वो क्रिमिनल कन्विक्शन के बाद ही इशू किए जा सकते हैं, और जो कंसर्न इंडिविजुअल होगा उसे कहीं पर भी रोक करके अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इंटरपोल कैन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको एक ऑप्शन में पूछा जा सकता है। इंटरपोल कैन नॉट कंपेल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी इन एनी कंट्री टू अरेस्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ रेड कॉर्नर नोटिस एज टू एक्सरसाइज ऑफ सच पावर इज एंटायरली डिस्क्रिशनरी। मान लो कि नीरव मोदी कहीं पर बैठा हुआ है, तो उस गवर्नमेंट जहाँ पर वो बैठा हुआ है उसकी गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इसे क्या करना पड़ेगा, जेल में भेजना ही पड़ेगा, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये जो नेशनल मेंबर कंट्री है उसका ये प्रेरोगेटिव होता है, उसका ये डिस्क्रिशन होता है। ठीक है, यहाँ नीरव मोदी का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। रिसेंटली इंटरपोल ने इंडिया की जो रिक्वेस्ट है रेड नोटिस इशू करने की अगेंस्ट गुरपर्वतन, उसे खारिज कर दिया है। उन्होंने रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने उसे टेररिस्ट लिस्ट किया था और इंडिया चाहता था कि उसके अगेंस्ट में रेड नोटिस इशू किया जाए, लेकिन जो इंटरपोल है उन्होंने कहा कि आपने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है और ये जो केस है ये क्लियरली पॉलिटिकल डायमेंशन वाला है। ठीक है, तो ये रेड नोटिस और आपके ब्लू नोटिस हो जाएंगे। ये आपके प्रीलिम्स के लिए पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसका पॉलिटिकली उससे देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पॉलिटिकली। लास्ट आर्टिकल है कीरू हाइडल प्रोजेक्ट फोकस ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट सत्यपाल मलिक। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कीरू हाइडल प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि सत्यपाल मलिक जी के अगेंस्ट में सीबीआई ने रेड मारी है कई सारे ठिकानों पे, और उसमें पता चला है कि जो कीरू हाइडल प्रोजेक्ट है उसमें कुछ करप्शन हुआ है और उसमें सत्यपाल मलिक जी का हाथ है। और ऑब्वियसली ये रेड क्यों पड़ी है हम सब जानते हैं। सत्यपाल मलिक जी जो कि एक्स गवर्नर थे बीजेपी के ही कार्यकाल में, उन्होंने रिसेंटली किसान प्रोटेस्ट को भी बहुत सपोर्ट किया है और मोदी जी के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी। ठीक है, तो ये होना ही था, आज नहीं तो कल, आज हो चुका है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कीरू हाइडल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में है, ये आपको पूछा जा सकता है, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था उसी में कुछ करप्शन हुआ है और उसी में हमारे गवर्नर जो एक्स गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, उनका रोल बताया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट है क्या? इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग कीर्थई टू अपस्ट्रीम एंड क्वार हाइडल पावर प्रोजेक्ट। इन दोनों जो पावर प्रोजेक्ट है इसी के बीच में ये बनाया जा रहा है। इसकी जो कॉस्ट है लगभग 4000 करोड़ के आसपास है और इसे डेवलप कहाँ किया जा रहा है, नियर द कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ द रिवर चेनाब, शिंगड़ एंड बेला स्ट्रीम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीलिम्स में आपको आ सकता है। कौन कौन सी रिवर्स के कन्वर्जेंस पे ये डेवलप किया जा रहा है, बेला, शिंगड़ और चेनाब।
कौन से डिस्ट्रिक्ट में? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। 123 मीटर टॉल जो है ये डैम बनाया जा रहा है चेनाब रिवर के, अगर अब बेड लेवल से देखें तो 123 किलोमीटर हाइट का। कौन डेवलप कर रहा है ये प्रोजेक्ट? चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड is a joint venture of National Hydroelectric Power Corporation, the Jammu Kashmir State Development Corporation and the पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ठीक, इनके द्वारा जो है ये क्या किया जा रहा है? प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, 2008 में इसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल गया था। उसके बाद 2016 में दोबारा से एनवायरनमेंट क्लियरेंस देना पड़ा क्योंकि इसकी कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा था। और अभी ये बन रहा है, 2025 तक बन जाएगा। इसी में थोड़ा बहुत करप्शन हमें देखने को मिला है। करप्शन वरप्शन से मतलब नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। मेन तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है और दूसरा कौन सी रिवर में, यही हमारे प्री के लिए इम्पॉर्टेंट था। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।